FM 90.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर यह IIT कानपुर का सामुदायिक रेडियो केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षया टीबी उन्मूलन अभियान। बलगम भाई, यहाँ भी वहाँ भी इधर भी उधर भी, कहाँ से कोई किधर भी झट आ जाए। बलगम भाई फट से पूछे 2 हफ्ते हो गए क्या? बलगम भाई, बलगम भाई, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी। फौरन जाओ जांच कराओ अपने बलगम की। वे भाई, ओ बलगम भाई, बलगम जांच केंद्र जिसका नाम है DMC। टेस्ट फ्री है, टीबी निकले इलाज भी है फ्री। तो लिख लो खोल के भेजे की किताब, DMC में होगी बलगम की जांच। बलगम भाई, बलगम भाई, बलगम भाई, बलगम भाई, बलगम भाई, कार्यक्रम अक्षया टीबी उन्मूलन अभियान के साथ मैं हूं आपका साथी अमित। तो स्वागत के साथ सबसे पहले कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, IIT कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कानपुर और अक्षया द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम एक अभियान है टीबी जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ। ये कार्यक्रम एक जंग है उस कमजोरी के खिलाफ जिसकी जमीन पर टीबी का घातक रोगाणु पैदा होता और पनपता है। ये अभियान एक शुरुआत है उस आने वाले कल की जिसमें एक भी व्यक्ति टीबी से ग्रसित ना हो। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला एक घातक रोग है? जी हाँ, ये एक प्रकार की घातक संक्रामक बीमारी है और यदि इसका इलाज ना हो तो टीबी से ग्रसित रोगी किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को ये बीमारी फैला सकता है। टीबी से ग्रसित रोगी के खांसने या छींकने से इसके जीवाणु हवा द्वारा फैलते हैं। इस बीमारी का असर खास तौर से फेफड़ों पर पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ शरीर के अन्य भाग जैसे मस्तिष्क, हड्डियों और ग्रंथियों पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इस घातक बीमारी के विषय पर हमने बातचीत की गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन तथा नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन और इंडियन चेस्ट सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर SK कटियार से। टीबी, जिसका कि पूरा नाम ट्यूबरक्लोसिस इंग्लिश में है या हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं, ये एक इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा होता है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जी। और सन 1882 में 1882 में सर रॉबर्ट कॉक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कि ये बीमारी इस जीवाणु के द्वारा होती है। इसके पहले इसके बारे कैसे होती है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब सदियों से बीमारी होती चली आई है जी। ये मुख्य रूप से फेफड़ों को संक्रमित करती है जी। लेकिन शरीर के किसी भी अंग में ये बीमारी हो सकती है, जैसे कि आंतों की टीबी, जोड़ों की, हड्डियों की, हार्ट की, गुर्दों की, किसी भी अंग को ये इफेक्ट कर सकती है जी। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा फेफड़ों को संक्रमित करती है। इसके मुख्य लक्षण मरीज को खांसी आना और साथ में बलगम का निकलना, कभी कभी खून भी आ सकता है। और इसके अलावा रोगी को बुखार जो कि प्रायः शाम को बढ़ता है, भूख न लगना, वजन तेजी से कम होना और सीने में दर्द या सांस फूलना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो आप अच्छी तरह जान ही गए होंगे कि टीबी एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है और इसके इलाज में जरा सी लापरवाही या असावधानी रोगी के लिए कितनी घातक हो सकती है। इस बीमारी के बारे में कई बार हमें ये भी अंदेशा होता है कि क्या किसी खास तरह के मौसम में टीबी के रोगाणु ज्यादा फैलते हैं। इस संबंध में हमारी प्रतिनिधि ज्योति को डॉक्टर SK कटियार ने बताया, ये बीमारी मौसम की बीमारी नहीं, जैसे कि अस्थमा वगैरह होता है या ब्रोंकाइटिस होती है। ये एक संक्रमण है और रोगी से रोगी को होता है। जब एक टीबी का रोगी खांसता है तो छोटे छोटे कण बाहर निकलते हैं लाखों की तादाद में, जिनको कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहते हैं। ये हवा में प्रवाह करते हैं और सूख जाते हैं, जिनके के अंदर बैक्टीरिया होता है। और उसके प्रभाव में जो लोग उस एरिया में, उस जोन में होंगे, जब वो सांस लेते हैं तो ये कण फेफड़ों के अंदर जाते हैं, जिसके साथ बैक्टीरिया भी जाता है
और जिन लोगों की बॉडी रेजिस्टेंस इम्यूनिटी वीक होगी उसमें बैक्टीरिया जा करके रोग पैदा कर सकता है। तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि कोई खास मौसम हो, लेकिन ये आवश्यक है कि अगर इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो ये बैक्टीरिया अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा बहुत शीघ्र मर जाता है। और यदि कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर कि अल्ट्रावायलेट रेज ना हो तो ये हवा में अधिक देर तक प्रवाह करेगा और उसके संक्रमण के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे ख्याल से मोटे तौर पे इसको मौसम की बीमारी ना ही कहा जाए तो अच्छा है। इससे बेसिकली मैन टू मैन इन्फेक्शन। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में प्रतिवर्ष टीबी के करीब 80 लाख मामले हमारे सामने आते हैं। और अगर हम बात करें अपने देश भारत की तो यहाँ पर प्रतिवर्ष करीब 2 व्यक्ति हर 3 मिनट में टीबी के कारण अपनी जान गंवा देता है। टीबी से ग्रसित व्यक्ति एक वर्ष में लगभग 10 से 15 लोगों को प्रभावित कर सकता है। दुनिया भर में टीबी से ग्रसित रोगियों में 1/3 संख्या भारत में टीबी से ग्रसित रोगियों की है। और ये हमारे लिए बड़े ही अफसोस की बात है कि इस बीमारी से ग्रसित रोगियों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा हमारे देश भारत में है। भारत में प्रतिदिन करीब 1000 व्यक्ति टीबी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं और ऐसा अनुमान है कि भारत में करीब 1,40,00,000 व्यक्ति टीबी से ग्रसित हैं। अगर हम बात करें अपने जिले कानपुर की तो यहाँ पर टीबी के मरीजों की क्या स्थिति है, इस विषय पर हम और अधिक जानकारी लेने के लिए पहुंचे कानपुर जिले के जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर GS वाजपेयी के पास। टीबी कार्यक्रम में जैसा कि है कि जो हमारे गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोग को टारगेट दिया गया है 70% केस डिटेक्शन होना चाहिए। तो कानपुर में पिछले वर्ष हम लोगों ने करीब 68% केस डिटेक्शन किया था। थोड़ा सा काम है नॉर्म्स के अनुसार। इसमें मैं बताना चाहूँगा कानपुर नगर में चूँकि प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो चेस्ट विशेषज्ञ हैं, तो बहुत तो नहीं लेकिन काफ़ी मरीज वहाँ भी जाते हैं इलाज के लिए। तो एक कारण ये है कि सरकारी तंत्र में लोग डिटेक्शन के लिए नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम जो हमारे प्रोग्राम के नॉर्म्स हैं उसके अंतर्गत काफ़ी कुछ नज़दीक हैं। 68% के आसपास केस डिटेक्शन हमारा रहा है पिछले वर्ष। इसमें एक चीज़ और होती है जो बहुत ज़रूरी है कि एक बार जिस मरीज को हम चिन्हित कर लेते हैं कि ये टीबी का मरीज है या उसका टीबी का इलाज शुरू किया जाए तो ये 85% का नॉर्म है कि 85% मरीज जिनको हम टीबी के इलाज के लिए रजिस्टर करते हैं वो ठीक हो जाना चाहिए। तो ये हमारा करीब 83% है। तो नॉर्म्स के हिसाब से हम लगभग ठीक हैं। तो श्रोताओं, अब तक तो आप ये जान ही गए होंगे कि टीबी एक प्रकार का संक्रामक रोग है और इसके इलाज में जरा सी लापरवाही या असावधानी हमारे लिए कितनी घातक हो सकती है। जैसा कि डॉक्टर कटियार ने अभी में बताया कि टीबी कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से टीबी 2 प्रकार की होती है, पल्मोनरी यानी फेफड़े की टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। श्रोताओं, ऐसा देखा गया है कि लगभग 85% टीबी के मामले फेफड़े यानी पल्मोनरी टीबी से संबंधित होते हैं और ऐसे मामले में इलाज शुरू करने से पहले रोग की डॉक्टरी जांच करवा लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अक्सर ये माना जाता है कि मरीज को करीब 2 हफ्ते तक लगातार खांसी आए और साथ ही बुखार भी बना रहे तो उसे टीबी की बीमारी हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा भी पाया गया है कि लगातार खांसी बुखार जैसे कोई लक्षण भी नहीं होते, लेकिन जांच के बाद ये पता लगता है कि मरीज को टीबी है। इस स्थिति के बारे में टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK कटियार ने हमारी प्रतिनिधि ज्योति को विस्तार से बताया। ऐसा संभव है क्योंकि टीबी के बहुत से फॉर्म्स हैं और कभी कभी ये लक्षण ना होते हुए भी रोगी को टीबी का रोग हो सकता है, ऐसा संभव होता है। कुछ ऐसी फॉर्म्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हैं जिनमें ऐसा पाया जाता है। तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे ऐसे कौन से फॉर्म्स हैं। कभी कभी ये बीमारी खून के द्वारा पूरे शरीर में फैलती है, जिसको हम लोग मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं जी। उसमें खांसी हो सकता है कि रोगी को ना हो, लेकिन बुखार का लक्षण फिर भी उसमें रहेगा। और कभी कभी रोगी को बहुत उसका अपना इम्यून स्टेटस इतना वीक हो जाता है कि ज्यादा लक्षण ना पैदा हो सके। टीबी के संबंध में एक और गंभीर स्थिति है टीबी और HIV पॉजिटिव दोनों का एक साथ संक्रमण। ऐसी स्थिति में मरीज का इन रोगों और इनकी गंभीरता के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी हो जाता है। इलाज के लिए शीघ्रता करना, डॉक्टरी जांच करवाना और नियमित इलाज इस स्थिति से निपटने के आधार हैं। इस विषय में हमारी प्रतिनिधि ज्योति को डॉक्टर SK कटियार ने बताया। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं जी। ट्यूबरकुलोसिस भी एक इन्फेक्शन है, HIV भी एक इन्फेक्शन है जी। एक रोगी में दोनों रोग हो सकते हैं।
प्रायः देखा गया है कि टीबी से संक्रमित पॉपुलेशन बहुत अधिक होती है। लगभग अपने देश में, भारतवर्ष में 40% लोग ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड हैं, जी। लेकिन उनको ये बीमारी नहीं है। और इन 40% में अपने लाइफ टाइम में 10% को ट्यूबरकुलोसिस में वो परिवर्तित हो जाती है, उनको टीबी के लक्षण आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे कि आप कह रहे हैं HIV अगर उसके अंदर जीवाणु हैं तो वो टीबी में परिवर्तित हो सकते हैं। जो टीबी के रोगी हैं, जो टीबी का संक्रमण, इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, 40% लोगों में होता है। हम आप सब संक्रमित हैं टीबी से, लेकिन उसके रोगी नहीं हैं। जी। इन संक्रमित लोगों में 10% लोगों को ये बीमारी में परिवर्तित हो जाती है। जब कभी शरीर की रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी कम हो जाए, जी। तो ये टीबी में परिवर्तित हो जाती है। अगर इन इन्फेक्टेड लोगों में HIV इन्फेक्शन भी हो जाए, जिसके होने के अन्य कारण होते हैं, तब इसका टीबी में परिवर्तित हो जाना लगभग 60% लोगों में टीबी का रोग पैदा हो जाएगा। जी। तो अब बात हमारी समझिए, जैसे कि 10% बिना केवल टीबी इन्फेक्शन में, और यदि दोनों इन्फेक्शन शरीर में हो जाते हैं तो ये 10% की जगह ये रोगी जो है 60% लोगों में ये रोग पैदा हो जाएगा। जी। तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? दोनों बीमारियों का साथ साथ इलाज करना आवश्यक हो जाता है। हालांकि जब दोनों रोग हो जाते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, क्योंकि रोगी में बीमारी के लक्षण, बीमारी में रेजिस्टेंस अधिक हो जाती है और उसका उपचार दिक्कत का होता है। लेकिन दोनों रोग इलाज के द्वारा ठीक हो जाते हैं। ठीक से मतलब हमारा ये ट्यूबरकुलोसिस क्योर हो जाएगी, जी। लेकिन HIV का इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल, जो हमारे जो मॉडर्न ड्रग्स अवेलेबल हैं, उससे कंट्रोल हो जाता है। जी। तो श्रोताओं, अब तक की जानकारी से ये बात हम समझ चुके हैं कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। शुरुआती दौर में यदि इसका सही पता लग जाए और उचित इलाज हो जाए तो कभी कभी 2-3 महीनों के बाद मरीज ये महसूस करता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे आगे दवा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए टीबी रोगी को करीब 6 से 8 महीने के लिए नियमित उपचार की जरूरत होती है। यदि रोगी नियमित रूप से इलाज नहीं कराता है या बीच में ही दवाएं लेना छोड़ देता है तो उस पर टीबी की सामान्य दवाओं का असर होना बंद हो जाता है और उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जाती है। इसलिए टीबी रोगी को पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लगभग 6 से 8 महीने का नियमित उपचार कराना बहुत ही जरूरी है। क्षय रोगी को पूरी तरह से ठीक होने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक दवा का कोर्स पूरा ना हो जाए, दवा एक दिन भी ना छूटने पाए, क्योंकि यदि कोई रोगी एक दिन भी दवा लेने में लापरवाही करता है या दवा लेना भूल जाता है या फिर डॉक्टरी सलाह के बिना दवा लेना छोड़ देता है तो ये स्थिति रोगी के लिए अत्यंत घातक भी साबित हो सकती है। और ऐसी स्थिति में रोगी को इलाज एक बार फिर वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां से उसने शुरुआत की थी। यानी श्रोताओं, हम ये कह सकते हैं कि एक भी दिन दवा छोड़ने से पहले किया गया सारा इलाज हमारा व्यर्थ हो जाता है। और इतना ही नहीं, दोबारा शुरू किया गया इलाज पहले की तुलना में काफी अधिक कठिन भी हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में टीबी के उपचार के लिए सामान्य तौर पर दी जाने वाली दवाएं टीबी के रोगी पर असर करना बंद कर देती हैं। इस संबंध में हमें और अधिक जानकारी दी जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर GS वाजपेयी ने। एक विशेष चीज जो और कानपुर में अभी हमने चालू की है इस मार्च से, वर्ल्ड टीबी डे जो हमारा होता है। जैसा कि आपको विदित है, टीबी बहुत पुरानी बीमारी है और मरीज इसमें कई बार दवा नहीं खाता है या दवा बीच में छोड़ देता है जब उसको थोड़ा लाभ हो जाता है, और अंततोगता स्थिति होती है कि वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसा आपको विदित है कि टीबी एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, तो बैक्टीरिया को अगर लगातार एक फिक्स समय तक दवा नहीं दी गई, फिक्स डोज में दवा नहीं दी गई, तो वो उससे रेजिस्टेंट हो जाता है। और ये समस्या टीबी के रोग में बहुत ज़्यादा है। और मैं बताना चाहूँगा, कानपुर प्रदेश के उन चुनिंदा जिलों में है जहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग MDR बोलते हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और .+ उसके लिए हमने प्रणाली का नाम दिया है। उसकी दवा भी हमारे पास उपलब्ध है और बहुत जल्दी कानपुर मेडिकल कॉलेज में
मुरारीलाल शर्मा चेस्ट अस्पताल में डॉट प्लस साइट, जहां पर कि उन मरीजों को हम लोग भर्ती करके इलाज देंगे, वो भी शुरू हो रहा है। डॉट प्लस साइट मुरारीलाल शर्मा चेस्ट अस्पताल में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और अगले 2 महीने के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये सेंटर कार्यरत हो जाएगा, जहां पर कि हम ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को भर्ती करके इलाज शुरुआत में करेंगे, बाद में उनको उनकी इच्छा अनुसार दवा दी जाएगी जहां वो जगह चाहेंगे। इसमें इलाज काफ़ी लंबा है। जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसमें लगभग 24 से 27 महीने का इलाज होगा और ये इलाज मतलब एक दिन छोड़ के वाला नहीं है। इसमें मरीज को रोज़ दवा दी जाएगी, कंटिन्यूअस थेरेपी है ये। तो ये चीज़ एक नई जो हम लोग कानपुर में शुरू कर रहे हैं। दवा तो शुरू हो चुकी है, एक मरीज की ऑलरेडी है, तो ये एक नया एडवांसमेंट है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर GS वाजपेयी की बातचीत से जाना कि टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। जरूरत है नियमित रूप से लगातार इलाज करवाने की। श्रोताओं, जागरूकता के इस अभियान में जानकारियां अभी और भी हैं। फिलहाल आइए सुनते हैं टीबी के खिलाफ जनहित में जारी ये संदेश। बलगम भाई, बलगम भाई, यहाँ भी वहाँ भी इधर भी उधर भी, खांसे कोई किधर भी झट आ जाए। बलगम भाई हट से पूछे 2 हफ्ते हो गए क्या? बलगम भाई, बलगम भाई, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी। फौरन जाओ जांच कराओ अपने बलगम की। वे भाई, ओ बलगम भाई। बलगम जांच केंद्र जिसका नाम है DMC, टेस्ट फ्री है, टीबी निकले इलाज भी है फ्री। तो लिख लो खोल के भेजे की किताब, DMC में होगी बलगम की जांच। बलगम भाई, बलगम भाई, बलगम भाई, बलगम भाई, बलगम भाई। इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम अक्षया टीबी उन्मूलन अभियान में। तो श्रोताओं, अभी तक हमने टीबी की समस्या, इसकी गंभीरता और इसके नियमित इलाज के बारे में बात की और आइए अब बात करते हैं इसके उपचार और सावधानियों के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव अच्छा। लेकिन यदि आपको या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से अधिक खांसी आ रही है तो उसे तुरंत निकट के टीबी सेंटर में माइक्रोस्कोपी के द्वारा अपने बलगम की जांच करानी चाहिए, क्योंकि श्रोताओं, ये तो आप जानते ही हैं कि टीबी के जीवाणु हवा के माध्यम से फैलते हैं और जब टीबी से ग्रसित कोई व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है तो टीबी के जीवाणु हवा के माध्यम से वातावरण में फैलकर सांस के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो उसे टीबी की बीमारी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक शक्ति कम हो तो उसे टीबी होने की संभावना और अधिक हो जाती है। इसलिए टीबी से ग्रसित व्यक्ति को खांसी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खांसी की स्वच्छता से हमारा मतलब है कि उसे इस तरह से खांसना चाहिए कि दूसरों के लिए संक्रमण ना हो, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बस, ट्रेन, थिएटर आदि में लोग बिना किसी रुमाल या नैपकिन को मुंह पर रखे खांसते हैं, जो कि आसपास बैठे लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। ऐसी स्थिति में हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK कटियार ने हमें बताया। एक जैसा मैंने बताया कि रोगी से रोगी को बीमारी होती है तो रोगी को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। खांसना नहीं चाहिए, मुंह पे कपड़ा रखकर खांसना चाहिए, इधर नहीं थूकना चाहिए। लेकिन इसके अलावा 5 साल से कम बच्चों को BCG का टीका लगवा लेना चाहिए। प्रत्येक परिवार का ये दायित्व बनता है कि उनको टीकाकरण अवश्य करा ले। उससे बीमारी का बचाव तो नहीं होता है, लेकिन जो इसकी सीरियस फॉर्म्स होती हैं बीमारी की, उनसे बचा जा सकता है। तो टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। तथा परिवार वालों का सबका ये कर्तव्य बनता है कि वो यदि कोई रोगी है, यदि किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, बुखार है या भूख नहीं लगती है, वजन कम होता है, तो उसकी जांच करवा लें कि कहीं उसको टीबी के लक्षण तो नहीं है ये, जिससे कि मालूम हो सके उसको रोग है नहीं। और यदि रोग है तो उसका नियमित उसका इलाज करें, क्योंकि प्रायः देखा गया कि जब लक्षण खत्म हो जाते हैं तो ह्यूमन नेचर स्वभाव है कि व्यक्ति दवा को छोड़ देता है, भूल जाता है जब लक्षण ना हो, तो प्रायः दवा को बंद कर देता है। तो ये सबका दायित्व बनता है कि देखे कि नियमित, जैसा मैंने बताया, आवश्यक है दवा होना, जिससे कि रेजिस्टेंस ना डेवलप हो सके, उसका नियमित इलाज करके उसको देखें कि वो ठीक हो सके।
श्रोताओं, टीबी से संबंधित कार्यक्रम RNTCP का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, RNTCP यानी रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि एक टीबी नियंत्रण कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है टीबी को फैलने से रोकना। RNTCP भारत का एक मुख्य टीबी नियंत्रण कार्यक्रम है और इतना ही नहीं, ये पूरे विश्व में सबसे बेहतर तरीके से गठित और सफल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। उच्च गुणवत्ता, निदान और उपचार की उपलब्धता के कारण ये स्वास्थ्य कार्यक्रम टीबी के रोगियों के लिए आसान है और उनकी पहुंच के भीतर है। इसके तहत टीबी के अधिक से अधिक रोगियों की पहचान की जाती है और उनका सफल इलाज किया जाता है। और श्रोताओं, इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि RNTCP के कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में चलाए जा रहे हैं, जिसमें डॉट्स के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में टीबी हेतु जांचें और उसका इलाज मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि टीबी से संबंधित तमाम स्वास्थ्य कार्यक्रमों में RNTCP सबसे अधिक सफल कार्यक्रम साबित हुआ है। अगर हम बात करें अपने जिले कानपुर की, तो यहाँ पर जागरूकता के इस अभियान में किस तरह के कार्यक्रमों का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है, इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमने बात की यहाँ के जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर GS वाजपेयी से। मैं बताना चाहूँगा कि अपने कानपुर नगर में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जैसा कि आपको विदित है कि RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 2004 से अपने जिले में चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने पूरे जिले को 10 सब यूनिट्स में बांट रखा है। उसको हम TU बोलते हैं, ट्रीटमेंट यूनिट, और ये हमारे सभी ब्लॉक्स में और सभी जगह पे स्थित हैं। इसके अलावा टीबी में जांच के लिए, बलगम में जांच के लिए, जैसा कि आपको पता है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत बलगम जांच को बहुत प्रमुखता दी गई है और टीबी के मरीज की पहचान का यही एक बहुत सिद्ध साधन माना गया है। तो बलगम जांच के लिए हमारे कानपुर जनपद में 39 हमारे माइक्रोस्कोपिक सेंटर काम कर रहे हैं, जहां पर प्रशिक्षित हमारे लैब टेक्नीशियन बलगम जांच करते हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर भी टीबी मरीज की पहचान होती है और उस प्रकार से उनका पूरा इलाज डॉट्स प्रणाली, जैसा आपने सुना होगा, डायरेक्टली आजो ट्रीटमेंट। टीबी प्रोग्राम में बताना चाहूँगा, ये एक विशेष प्रणाली तो नहीं है, लेकिन ये एक दुनिया की अपने ढंग की एक अलग प्रणाली है, जिसमें कि हम मरीज को पूरा इलाज देने का वादा करते हैं। शर्त ये होती है कि मरीज हमारे पास आके दवा खाएगा। हम मरीज को घर ले जाने की दवा नहीं देते हैं। मरीज हमारे पास एक एक दिन छोड़ के आता है और दवा उसको हम अपने सामने खिलाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो मरीज की ड्रग कंप्लायंस, क्योंकि जैसा एक देखा गया है विभिन्न स्रोतों के स्टडी के द्वारा कि बहुत लंबे समय जिन बीमारियों का इलाज चलता है उसमें मरीज दवा ले नहीं पाता है। ये स्टडी है कि जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी दवा नहीं ले पाते लगातार। तो ये पाया गया कि टीबी का अगर हमें नियंत्रण करना है तो उसके लिए जरूरी है कि मरीज को हम लगातार दवा दें, और वो दवा तभी संभव है जब वो हमारे पास आके दवा लेगा। इसी को हम डॉट्स बोलते हैं। तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे, कानपुर नगर में लगभग 150 डॉट सेंटर काम कर रहे हैं, जहां पर कि इसमें हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग तो हैं ही शामिल। इसके अलावा हम लोग तमाम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी स्वयंसेवी संस्था जो लोग भी डाट सेंटर खोलना चाहते हैं तो उनको कुछ प्रशिक्षण दे के वहाँ पर हम दवा रखवा देते हैं और मरीज को नज़दीक से नज़दीक जगह पे दवा उपलब्ध होती है जहाँ वो जाके दवा खा सकता है। तो ये एक नटसेल में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कानपुर में चल रहा है। तो श्रोताओं, अभी तक हम ये जान चुके हैं कि टीबी रोग का इलाज पूरी तरह से संभव है यदि इसका इलाज डॉक्टरी परामर्श के आधार पर नियमित रूप से लगातार किया जाए। एक ऐसी ही सफल कहानी से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप यकीन कर सकते हैं कि इसके सही इलाज के बाद कोई भी व्यक्ति एक खुशहाल जीवन जी सकता है। मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं नरवल में रहता हूँ। आप सबका हम बताना चाहेंगे कि साल भर पहले हमें टीबी की बीमारी हो गई थी। शुरुआत में तो जाना ही नहीं पाए हम कि हमें टीबी भी है, क्योंकि पहले कुछ दिन बुखार आया और मैं नज़दीक के ही मेडिकल स्टोर से जाके 2-4 रुपये की दवा ले आते थे। दवा खाने से बुखार तो चला जाता था, लेकिन फिर वही शाम को बुखार आ जाता था। इस तरह हफ्ते 15 दिन गुजरते गए, पर हमारा बुखार नहीं ठीक हुआ। साथ ही खांसी आने लगी। जब खांसी आने लगी तो हमने फिर अपने नज़दीक के डॉक्टर साहब को दिखाना चालू किया। 10-15 दिन तक उनसे भी इलाज चला, लेकिन कोनो राहत नहीं मिली। दिन प्रतिदिन हम कमज़ोर होते चले गए, ना कोनो काम में मन लागे और ना खाना खाए की इच्छा हुई। इसके बाद फिर क्या था, हम गए अपने डॉक्टर साहब के पास। उन्होंने हमें नज़दीक के डॉट सेंटर जाने के लिए कहा। फिर वहाँ जाकर कुछ जांचें कराईं। जांचों के बाद पता चला कि मुझे टीबी हो गई है। थोड़ी देर के लिए तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। डॉट सेंटर के बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं मुझे बहुत हिम्मत दी।
उन्होंने बताया कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सभी दवाइयाँ और जांचें मुफ्त होती थीं। उनकी बात मानकर मैं कुछ तो संतोषजनक हुआ, मगर क्या बताता। दवा चालू कर ली। डॉक्टर साहब ने बहुत समझाया हमें और कई चीज़ें भी बताईं। बताया कि आपको नियमित दवाइयाँ लेनी है, अगर नियमित नहीं लिया तो फिर शुरू से ही आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और लगभग इसका इलाज 6 से 8 महीने चलेगा और फिर मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। फिर मेरा इलाज शुरू हुआ। मैंने बाज़ार से फिर कोई भी दवा नहीं ली और डॉक्टर साहब की देख में मेरा पूरे 8 महीने इलाज चला। डॉक्टर साहब ने जो चेतावनी दी थी कि मुझे नियमित दवाइयाँ खानी हैं, तो मैं लगातार जाके डॉट सेंटर दवा खाता रहा और नियमित रूप से इलाज कराता रहा। धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। इस बात से हमारे घर परिवार के सारे सदस्य भी बहुत खुश हैं कि मैं धीरे धीरे इस बीमारी से मुक्त होता गया और इसके लिए मैं डॉट सेंटर के सभी डॉक्टर्स और उनके सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरी इतनी मदद की जिसकी बदौलत आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। और अब मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिसे खांसी आ रही हो तो पहले पूछता हूँ कि क्या आपने अपने नज़दीकी डॉट सेंटर जाकर दवाइयाँ लीं। अगर नहीं लीं तो अगर काफ़ी दिन से खांसी है तो जाकर एक बार ज़रूर डॉट सेंटर में दिखवाएं और वहाँ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं पड़ता, ना ही दवाइयों का और ना ही जांचों का। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक बात हम और बताना चाहेंगे कि जो डॉक्टर साहब ने हमें सबसे पहले बताई थी कि अगर हम नियमित रूप से दवाइयाँ खाएंगे तो हम खुद को तो ठीक कर ही लेंगे, साथ ही साथ हम देश सेवा भी करेंगे। हमने पूछा ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? तो उन्होंने बताया था हमें कि अरे भाई, जो टीबी की बीमारी है यह एक संक्रामक रोग है। इससे क्या होता है कि आपको है तो आपके द्वारा 10-15 लोगों को और फैल सकती है। तो जब आप अपनी सही रूप से इलाज कराएंगे तो ये बीमारी दूसरों को नहीं फैलेगी, तो जिससे कि नए मरीज नहीं तैयार होंगे। अरे बस छोटी सी बात हमारी समझ में आ गई और भैया आज तो हम खुशहाल हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम अक्षया टीबी उन्मूलन अभियान के तहत आज हमने जाना कि देश में टीबी की क्या स्थिति है और इसके उन्मूलन हेतु हमारी सरकार द्वारा किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि जागरूकता का ये अभियान तभी सफल हो सकता है जब सहयोग होगा आपका, हमारा, हम सबका। तभी हम एक टीबी मुक्त समाज और देश की कल्पना कर सकते हैं। क्षय रोग नियंत्रण हम सबका सरोकार है। सभी संभावित रोगी जल्द से जल्द सरकारी अस्पतालों में जाएं, मुफ्त निदान सेवाएं और उपचार पाएं। हम सबकी कोशिश हो कि ऐसा स्वस्थ वातावरण बने और हम सब क्षय रोग नियंत्रण में सहभागी बने। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले पड़ाव में टीबी से जुड़ी किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम अपने कार्यक्रम अक्षया टीबी उन्मूलन अभियान में फिर उपस्थित होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम करते हैं ये प्रण, हमारा संकल्प, हमारा संदेश, क्षय मुक्त होगा हमारा देश। दीजिए अपने साथी अमित को अनुमति। नमस्कार। बलगम भाई, बलगम भाई, बलगम भाई, बलगम भाई। यहाँ भी वहाँ भी इधर भी उधर भी, कहाँ से कोई किधर भी झट आ जाए। बलगम भाई हट से पूछे 2 हफ्ते हो गए क्या? बलगम बलगम भाई, बलगम बलगम भाई। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी, फौरन जाओ जांच कराओ अपने बलगम की। वे भाई, ओ बलगम भाई। बलगम जांच केंद्र जिसका नाम है डीएमसी, टेस्ट फ्री है, टीबी निकले इलाज भी है फ्री। तो लिख लो खोल के भेजे की किताब, डीएमसी में होगी बलगम की जांच। बलगम बलगम भाई, बलगम बलगम